और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। अगर बात 2019 की जाए तो साल 2019 में 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। 2019 में 67% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था और 2019 में 37.36% वोट के साथ बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें हासिल हुई थी और ऐसे में अब इंतजार 3 बजे का किया जा रहा है। जब 3 बजे 1 घंटे का समय बचा है, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तो इस बात से पर्दा साफ होगा कि आखिर कितने चरणों में यहां पर चुनाव इस बार होगा, क्योंकि काफी खास इस बार का इलेक्शन माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार खान जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ऐसे में इजहार, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब महज 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा और सभी राजनीतिक दल अब दिल थाम के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से भी कम समय बाकी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये पता चल पाएगा कि जो लोकसभा 2024 का चुनाव है वो कब होगा, कितने चरणों में होगा, उसकी पूरी जानकारी सामने आएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में इन 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 28 जीती थी। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था, वो सीट है छिंदवाड़ा। और इस बार के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि उस लोकसभा सीट को भी जीते। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे सीएम मोहन यादव हों, चाहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा हो, लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो पूरी 29 सीटें जीतेंगे और 29 कमल की माला मोदी जी के गले में पहनाएंगे और उनको एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो कुल मिलाकर कुछ मिनट का इंतजार है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि अगला लोकसभा चुनाव कब होगा, उसकी तारीख का ऐलान होगा। साथ ही ये पता चल पाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होगा। जी बिल्कुल, अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है और उसके बाद अभी इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर कितने चरणों में ये चुनाव होना है। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी अहम है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभिनव बरोलिया प्रवक्ता कांग्रेस हैं, अभिलाष खांडेकर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगी शिवम शुक्ला जी आपके पास, क्योंकि बीजेपी हर राज्य में काफी आश्वस्त नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। ये जो कॉन्फिडेंस है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ माना जाए? सर, आपने म्यूट कर रखा है, एक बार अनम्यूट कीजिए और उसके बाद अपनी बात दोबारा से शुरू कीजिए। देखिए अस्मिता जी, किसी भी राजनीतिक संगठन को जो विश्वास है वह जनता के बीच जब उसके कार्यकर्ता काम करते हैं और जनता से जिस प्रकार का रिएक्शन और जिस प्रकार का विश्वास हमें मिलता है उसके बलबूते पर हमारा आत्मविश्वास तैयार होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों के पक्ष में एक व्यापक लोकप्रियता देखने को मिल रही है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 आधार स्तंभ हो सकते हैं। पहला, जो अगर हमारी प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है तो वहां पर एक प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण होना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर डबल इंजन ने की सरकारों ने केंद्र और प्रदेश के स्तर पर जिस प्रकार से काम किया उससे जनता के पक्ष के बीच एक सकारात्मक वातावरण हमारे पक्ष में। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो संगठन तंत्र है उसकी मजबूती होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो अपने आप में एक प्रकार से अभेद्य दुर्ग है हमारे लिए, और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारा संगठन तंत्र काम करता है वह तो पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो केंद्रीय इस चुनाव का विषय है वह प्रधानमंत्री जी की अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता है। जनता का उनके प्रति जो एक जुड़ाव है, पूरा देश, आज प्रधानमंत्री जी ने कल चिट्ठी भी लिखी है, उनको अपना परिवार मानता है। और स्वाभाविक तौर पर जो व्यक्ति 140 करोड़ भारतीयों का परिवार हो तो वह चुनाव में तो अजय होगा ही, इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में हमने कई सारे पैरामीटर्स पर स्वयं को सिद्ध करके दिखाया, चाहे वह वेलफेयर स्कीम हो जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिए,
10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने शौचालय दिए। इसके साथ ही साथ लगभग 18 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचा। उज्ज्वला से बहनें लाभान्वित हुई, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक हेल्थ सिक्योरिटी मिली, और उसके साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम तो चली ही चली, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। देश में इन्वेस्टमेंट आए। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें दुनिया के अग्रणी देशों में है, टॉप 5 में हम आते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कई सारी ऐसी समस्याएं हमारे सामने थी जिन पर पूर्व की सरकारों के इच्छा शक्ति के अभाव में कोई व्यापक निर्णय नहीं लिया जा पा रहा था। चाहे वह 370 का विषय हो, सीए जैसे महत्वाकांक्षी कानून हो, राम मंदिर जैसा विषय हो, जो समलैंगिक हैं उनके बारे में कानून बनाने की बात हो, इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नजदीकी के साथ सोच विचार किया और उनका एक निदान निकाल करके दिखाया, और सफल रूप से बिना किसी दंगा होने दिए, बगैर किसी प्रकार का जो देश का सद्भाव है उसको बिगाड़े। तो स्वाभाविक तौर पर इन तमाम चीजों के कारण आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बेहद ही सकारात्मक वातावरण है। और अब इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लगभग 400 सीटें जीतेंगे, और प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें न सिर्फ हम जीतेंगे, बल्कि जीत हार का जो मार्जिन होगा वह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। पूरे प्रदेश की जनता इस बार प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहती है कि उनके नेतृत्व में जो मां भारती के वैभव को विश्व के उत्कर्ष पर ले जाने का यह अभियान चल रहा है, उसके लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता उनको अपने आशीर्वाद से अभिभूत करेगी। बिल्कुल। अभिनव जी, अब शिवम जी ने जैसा कि कहा 400 पार एनडीए का नारा और 370 बीजेपी का नारा, इसके अलावा पूरे देश में सकारात्मक वातावरण होने की बात कही जा रही है इनके द्वारा। अब आरोप इसके अलावा ये लगाया गया है कि बाकी के सरकारों के द्वारा जो कार्यकाल चल रहे थे उस दौरान सकारात्मक निर्णय नहीं लिए गए, व्यापक निर्णय नहीं लिए गए। क्या माना जाए, उनकी बातों पे कितनी सच्चाई है और आखिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है? देखिए, पूरे देश की जनता जानती है कि ये लोकतंत्र का पर्व जो आ रहा है उसमें से क्या करना है। कल के बाद से आपने देखा होगा जनता की आंखें खुल गई हैं कि हम उनका जो पैसा है, जो टैक्स भरते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, किसान हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको अब समझ में आ रहा है कि आधार पूनावाला की वैक्सीन इतनी ज्यादा क्यों लग रही थी। उनको ये समझ में आ रहा है, जो पूरी जनता है देश की, वो ये समझ पा रही है कि जो जुआ सट्टे के ऐड आते थे फ्रंट पेज पे, वो क्यों आते थे, वो किस लिए आते थे। ऐसी तमाम बातें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के लेके जनता अब सजग हो गई है और परसों से जो वो जागी है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। महाराष्ट्र में कल जब राहुल जी की यात्रा पहुंची, नासिक से, धुलिया से नासिक होते हुए ठाणे पहुंची थी, तो जनसैलाब, लाखों लाख युवा जनता जिस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, पूरी यात्रा में थी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी थी आपने, तो ये तमाम चीजें जब देखने को मिली तो ऐसा लगा कि एक जो गुस्सा है जनता के अंदर, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवा हो, चाहे किसान हो, आप नीचे से देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पंजाब, हिमाचल, आप चारों तरफ देखेंगे आप। हाँ, थोड़ा बहुत हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में ये हिंदी पट्टी के राज्यों में थोड़ी अपनी स्थिति को मजबूत मानते हैं, तो ये वहां पर भी अपने शिखर पे, जहां से इनको नीचे आना है, 10-10 सीटों का नुकसान यहां भी होना है। तो ये जो मुगालते पाल के बैठे हैं और जो थोड़ा सा एक ऑरा बनाया हुआ है कि हमारे मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो मोदी जी का जो डायलॉग था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सबके सामने आ गया है कि उन्होंने कितना खिलाया है और कितना खाया है। तो ये बातें अब जनता के डोमेन में पहुंच चुकी हैं परसों से। आप देखिए चारों तरफ किस तरीके के मीम्स आ रहे हैं, जनता में गुस्सा है कि ये हो क्या रहा है इस देश में। इस तरीके के लोगों को ने इस तरीके से एक एक्सटॉर्शन का धंधा यहाँ पे चल रहा है। इस देश में वसूली गैंग बनी हुई है। इस वसूली गैंग के बारे में चर्चा चारों तरफ है। पोल खुल चुकी है कि ये दिखाते कुछ है, एक अपना ऑरा बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं जनता के लिए, लेकिन जनता के लिए कुछ भी नहीं है। आज ही मध्य प्रदेश में देखेंगे 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्म जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। युवाओं के लिए बोला गया था कि 3 से 4 लाख नौकरियां देंगे, वो नौकरियां भी नहीं दी। किसानों के लिए बोला था कि हम एमएसपी देंगे, बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए। तो ये गुस्सा कहां जाएगा? ये जो कॉन्फिडेंस लेवल कांग्रेस के लिए कहा जाता, आज ही इनके एक सांसद ने पार्टी छोड़ी है। राजस्थान में 2 सांसदों ने कांग्रेस भाजपा को छोड़ा। तो ये सब दिख रहा है, भाजपा अंदर खाने दिखा कुछ रही है, इनके अंदर कुछ हो कुछ और रहा है। बिहार में पूरे तरीके से जो एक डाउनफॉल इसका वो दिख चुका है। उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक का मामला है वो भी सबके सामने है।
तो ओवरऑल जो है ठीक है, आप अपना महिमा मंडन कर सकते हैं, सत्ता में बैठे हैं, अपनी तारीफ कर सकते हैं, मोदी जी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले जो प्रधानमंत्री थे और उनकी जो कैबिनेट थी, वो अब एक्सपोज हो चुकी है पूरे तरीके से। ये वसूली गैंग जनता के बीच में आ चुकी है कि इन्होंने सिर्फ कोविड जैसे काल में उनको ठगने का काम किया। ठीक है, कौन कितना एक्सपोज हुआ है और कौन कितना सफल साबित हो रहा है अपने कार्यकाल के दौरान, काम करने के दौरान, ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। अभिलाष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, 2024 का ये जो इम्तिहान है, इस बार का काफी विशाल इम्तिहान माना जा रहा है, अलग इम्तिहान माना जा रहा है, दशकों के बाद सबसे कठिन माना जा रहा है। आखिर कितना कठिन माना जाए, कितना आसान माना जाए, कॉन्फिडेंस लेवल सभी पार्टियों का किस हद तक सही साबित हो रहा है, किस हद तक गलत साबित हो रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में, या मध्य प्रदेश के यदि आपने विधानसभा चुनाव देखे होंगे पिछले नवंबर में, उसमें जो लोगों की अपेक्षाएं थी कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाएगी, या फिर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जो कम सीटें हैं वो बढ़ जाएगी, बीजेपी काफ़ी कम सीटों पे आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन चुनावों के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश में राम लहर फैल गई। अब उसके बाद में एक नया डेवलपमेंट है जो ये सब लोग कह रहे हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी, और उससे ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए या बाकी जगह के लिए जो फंडिंग या जो पैसा मिला वो कहाँ से आया है। लेकिन इन सारे मुद्दों का लोकसभा के चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा, ये हमको सबको देखना पड़ेगा। एकदम आज की स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि मोदी का जो कार्ड है या मोदी की जो गारंटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि एक ही सीट जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, और पुरानी सारी सीट्स को उनको संभाल कर रखना है। अर्थात 28 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में लोकसभा में जीती थी, और एक कमलनाथ की सीट या नकुलनाथ की सीट जो छिंदवाड़ा की वो छिट गई थी उनके हाथ से, उसी बीच ये बातें चल रही थी कि कमलनाथ नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन वो मामला फिसल गया। तो अब ये देखना है कि क्या 29 की 29 सीटों पर ऐसे कौन से कारक होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत सकेगी, या कांग्रेस कुछ सीटें हथिया पाएंगी कि नहीं पाएंगी। तो कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता, चाहे सुरेश पचौरी हो या अन्य कोई लोग हो, संजय शुक्ला जो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़े, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और अभी और भी कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में आने वाले। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ेगा, और जो परसेप्शन का जो पॉलिटिक्स है कि लोगों को लग रहा है कि यार ये पार्टी तो डूब रही है कांग्रेस, तो बिल्कुल एक सीट बचाने का तो निश्चित रूप से चैलेंज या चुनौती है ही, लेकिन साथ साथ में पहले जो बातें चल रही थी कि 4-5 सीट भी कांग्रेस जीत सकती है मध्य प्रदेश से, उसमें अब दिक्कत आ रही है। ये बात निश्चित है कि देश भर में एसबीआई का जो, जिसको हम ये कह सकते हैं घोटाला, उसके बारे में लोगों को चिंता है, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो घोटाला किस तरीके से आम आदमी तक पहुंच पा रहा है या उनकी समझ में आ रहा है। बिल्कुल इजहार, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की लगातार चर्चा हो रही है, आम आदमियों तक कितना पहुंच पाया है। सीएए, राम मंदिर, धारा 370, बीजेपी इन मुद्दों के भुनाने में जुटी हुई है। तो वहीं राहुल गांधी जातिगत जनगणना और अब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक मुद्दा सामने आ गया है। लोगों के बीच आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है धारा 370 हटाना, और भी कई सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं। लगातार उस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए सरकार को घेरने में लगी हुई है। जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया बोल रहे थे, वो एक काफ़ी ऊर्जावान प्रवक्ता है। तो इसी तरह से लगातार जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं, खुद जीतू पटवारी भी, कि मध्य प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात से अवगत कराएं। और कई गंभीर आरोप है वो जीतू पटवारी लगा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। हालांकि अब बेहद कम समय बचा है चुनाव में, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो कांग्रेस है वो इस मुद्दे को कितना और किस हद तक भुना पाती है। क्योंकि अगर हम बात करें राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का, तो ये
ये सब पिछले कई दिनों से लगातार चले आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी की गारंटी के दम पर ही चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में दोनों जो पार्टीज हैं वो किस हद तक कितना असर डाल पाती हैं। जी बिल्कुल। शिवम जी, अगर आपके पास आऊं और बात, क्योंकि आश्वस्त होने की कही जा रही है, काफी कॉन्फिडेंट आप लोग नजर आ रहे हैं, आपने जो अपने कार्यकाल के दौरान काम किया उसको भी बताते हुए नजर आए, लेकिन छिंदवाड़ा एक सीट है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, हॉट सीट मानी जा रही है। आखिर छिंदवाड़ा के लिए क्या कुछ ऐसा प्लान आप लोगों ने तैयार किया है जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है? देखिए स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू बार बार हमारे साथी प्रवक्ता और बाकी बातचीत में भी कई बार वह विषय है, सबसे पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में 303 सांसदों के साथ एक विश्वासपूर्ण सरकार चला रही है। आने वाले वक्त में भी देश का जो वातावरण है, कॉर्पोरेट जगत को भी समझ में आ रहा है, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्थायी है। उसके बावजूद हमें सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का चंदा प्राप्त हुआ। वहीं उसके बनस्पत हम कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो उनको लगभग 11,500 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही हुआ। कई ऐसी कंपनी है जो चीन और पाकिस्तान की है, उन्होंने भी चंदा दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर विचार तो कांग्रेस को करना चाहिए कि उनके इंडी गठबंधन के सहयोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चंदे की राशि क्यों आ रही है, क्या उन्होंने धांधली की? अगर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना कोई दिक्कत थी तो उसको चंदे वह स्वीकार न करते। और दूसरी चीज, यह लोग बार बार बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का बार बार जिक्र हो रहा है, इजहार क्या लोगों तक इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंच पा रहा है? वो समझ पा रहे हैं कि आखिर ये इसको लेकर क्या कुछ जो फैक्ट्स है वो सामने आए हैं? लोगों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खासतौर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को ग्राउंड लेवल तक लेके जाए और मध्य प्रदेश की आम जनता को बताए, लेकिन क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं और ऐसे में पहुंचने में टाइम लगेगा, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पीएम मोदी की योजनाएं हैं वो लोगों के घरों तक पहुंच चुकी हैं। चाहे महिलाओं को हर महीने पैसे देना हो, चाहे धारा 370 हटानी हो, चाहे डीबीटी हो, चाहे आवास देना हो, चाहे जो गरीब हैं उनको भोजन राशन देना हो, तो कई सारी योजनाएं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी लगातार चला रही है। और हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई और उन आशीर्वाद यात्राओं का जो मोर्चा था वो बड़े नेताओं ने संभाला। गांव-गांव तक गए, घर-घर तक गए, लोगों से मिले, उन्हें बताया कि आपका जो घर है, आपके पास घर नहीं था, आपको घर किसने दिया, आपको हर महीने फ्री में राशन कौन दे रहा है, आपकी जो महिलाएं हैं घर की उनको हर महीने पैसे कौन दे रहा है, धारा 370 के बारे में बताया और भी कई सारी जो मोदी की गारंटियां थी, जो वादे उन्होंने पूरे किए थे उनको बताया और फिर उसका परिणाम सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं उसी बात को पिछले 2 महीने से लगातार दोहराया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, रथ यात्रा, रथ जो हैं डिजिटल रथ गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो चौपाल हैं वो की जा रही हैं। तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जो उनके वादे हैं, दावे हैं, जो मोदी की गारंटियां हैं, वो उनको काफी हद तक मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचा चुकी है। हालांकि कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन ये पिछले 2-3 दिन से लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है उसको उठा रही है, कोशिश कर रही है पहुंचाने की, लेकिन अभी इसको आम जन तक पहुंचने में और समाज के अंतिम छोर तक मौजूद व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगेगा। साथ ही जो ग्रामीण इलाका है वहां पर और वहां का रहने वाला व्यक्ति को ये समझने में काफी समय लगेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इसको कैसे खरीदा जाता है, इसको किसने किसको खरीद कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेट्रो सिटीज के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण परिवेश की तो शायद वहां पर ये सब फायदेमंद साबित नहीं होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इजहार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अभिलाष जी, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो काफी ज्यादा ये दर्शा रहा है कि अब हलचल बढ़ने लग गई है। आधे घंटे का समय बचा हुआ है और इन आधे घंटे के बाद अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग से जुड़ी हुई प्रक्रिया को समझते हैं। आचार संहिता लग जाएगी इन तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ। कितने चरणों में चुनाव होगा इस बार क्या माना जाए, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये खुलासा हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जितने अधिक चरण होते हैं उसका भी फायदा पार्टियों को कहीं ना कहीं पड़ता है। निश्चित रूप से यदि हमने देखा होगा कि पिछले कुछ चुनाव में 6 से 7 चरणों में चुनाव होता है। इतना बड़ा देश है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस की व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन,
बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का जो प्रभाव है उसके चलते बस्तर और उसके राजनांदगांव या उसके आसपास का जो एरिया है उसमें ज़्यादा पुलिस फोर्स की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो सिर्फ राज्य का पुलिस फोर्स से काम नहीं चलता है। और अक्सर लोग ये कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है वो कहती है कि स्थानीय पुलिस के बजाय बाहर की पुलिस से काम चलाया जाए, तो वो चाहे CRPF हो, BSF हो, CISF हो, इस तरीके के जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका भी चुनाव के साथ में उनका भी चुनाव प्रबंधन में काफ़ी बड़ी भूमिका है। आपने देखा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले सप्ताह होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात करी और उनके साथ में उन्होंने चर्चा करी कि पूरे देश भर में इस चुनाव को करने के लिए कितना पैरामिलिट्री फोर्सेस, किस तरीके के कौन सी हॉट सीट्स है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सीट्स है, कहाँ धर्म के आधार पर या कहाँ नक्सलिज्म के आधार पर या कोई स्थानीय मुद्दों के आधार पर ज़्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की डेट्स डिक्लेयर करेगा उसके बाद आचार संहिता उस राज्य में शुरू हो जाएगी और उसके बाद में सरकारी योजनाएं या तबादले या सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़े कार्यक्रम एकदम बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया इस तरीके से शुरू होगी कि बैलेट की चेकिंग, मशीनों का एक जगह पर ले जाना, वो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि चुनाव अप्रैल एंड में होंगे या मई तक खींचे जाएंगे, मई एंड तक होंगे, क्योंकि जब लोकसभा का गठन होना है वो मई के बाद होना है, मई के आखिरी सप्ताह में। तो ऐसी स्थिति में जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन प्रोसेस को यदि हम समझें तो निश्चित रूप से आज के बाद से चुनाव आचार संहिता, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा और उसके बाद में बहुत सारे सरकारी काम बंद हो जाएंगे। सरकार अपने जो विज्ञापन दे रही है सब दूर, उसको बंद करना पड़ेगा और उन सारी चीज़ों को फिर पार्टीज टेक ओवर करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तो इनको अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभिनव जी, लगातार देखिए बीजेपी क्योंकि अभी सरकार में है, तो जो सरकार में होता है उसके लिए बहुत आसान होता है कि अपने तमाम मुद्दों को बताया जाए, अपने तमाम कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए हैं उसके बारे में बताया जाए। कांग्रेस क्योंकि अब बहुत दूर है इस सत्ता की सीढ़ियों से, ऐसे में कौन से मुद्दे सबसे अहम है जो उठा रही है कांग्रेस? जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर पा रही है कांग्रेस? अभिनव जी, क्योंकि म्यूट हो रखा है तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट कीजिए। मेरा चालू है शायद। आ रही है आवाज आपको मेरी? जी आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें सबसे ज्यादा जो सहयोग की अपेक्षा है वो आपसे है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया शुरू से ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहता है। और जैसे इजहार जी अभी बोल रहे थे कि पब्लिक के बीच में ये बात पहुंच रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पहुंच रही है। हम चाहते हैं कि मीडिया जो है वो ये जो उजागर हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पोल खोली है, जिस तरीके से SBI मना कर रहा था, टाल रहा था कि हम 3 महीने बाद देंगे, हम अभी जानकारी नहीं दे सकते, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जिस तरीके से SBI ने मात्र 2 दिन के अंदर सारी जानकारी डिटेल दे दी, वो भी आधी अधूरी दी है। उसमें भी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप तत्काल ये जो अधूरी जानकारी दे रहे हैं ये पूरी करके दें कि किसको कितना चंदा दिया है और किस तरीके से दिया है। तो ये बातें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, हमारी उम्मीद ये है आपसे, क्योंकि मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और देखिए, सरकार आती जाती रहती है, ऐसा नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए यहाँ देश में और अभिनव जी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का तो ये मुद्दा अभी फिलहाल में प्रकाश में आ गया, अगर उससे पहले भी चुनावी तैयारियां चल रही थी लगातार, और क्या कुछ मुद्दे हैं जो अहम है? हर मुद्दे, मैं वही कहना चाहता हूं, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा, हम चाहते हैं कि आप पेपर लीक से लेके बेरोजगारी का जो इतना बड़ा मुद्दा है, देश में जो लगातार आत्महत्याएं बढ़ रहे हैं, नई पीढ़ी का युवा जुए सट्टे की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, इनको अवेयरनेस कैसे मिलेगी? सरकार तो अपने में मस्त है, देख लीजिए, जनता ने देख लिया है कि चंदा ले लेके ये लोग किस तरीके से उपभोग कर रहे हैं और जनता के टैक्स के, इनकम टैक्स के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, और जिनके पास कमाई नहीं है उनसे चंदा लिए जा रहे हैं। मतलब जो कुछ भी गड़बड़ झाला चल रहा है, हम जानते हैं जनता के बीच में पहुंच रहा है। और हमारी उम्मीद बस ये है कि आप लोग भी इस चीज में आगे बढ़ के अवेयर करें कि हाँ, ऐसा सब है। क्योंकि देखिए, सरकार आती जाती रहेगी, मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे,
एक समय ये भी आना है कि हो सकता है 2024 में सरकार चली जाए इनकी, और अगर सरकार नहीं रहेगी तो फिर सरकार बदलेगी, और इन्हीं लोगों पे जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, ये तमाम जितनी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी सरकार भी आएगी। तब हम भी देखेंगे कि ये कैसे इन लोगों ने साठ गांठ करके ये सारी चीजें लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने की कोशिश करी। तो देखिए, हम इतना जानते हैं, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा हो, इनके नेता पेशाब करते हैं पूरे देश में। सब लोगों ने देखा है कि आदिवासियों के लिए कितना सम्मान है इनके दिल में। ये किस तरीके से गरीब की थाली की रोटी छीन रहे हैं और अमीरों को सौंपते जा रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सारे नेता, लगातार आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा था, कर्नाटक में इनकी 40 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, तेलंगाना में ये बुरी तरह आ रहे, हिमाचल में आ रहे। जनता अवेयर है, जनता नहीं चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जिस तरीके से डराने और धमकाने की राजनीति शुरू करी है पिछले 10 सालों में, मतलब राजनीति का परिवेश ही बदल दिया। एक ठीक शुद्ध है, राजनीति का कितना परिवेश बदला है ये खैर समय के साथ अब लगातार पता चलता रहेगा।